नमस्कार साथियों, मैं अरविंद हुड्डा। गुरुकुल पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे चौहान राजवंश और चौहान राजवंश के अंदर हम चर्चा कर रहे थे अजमेर के चौहानों की। तो साथियों, अजमेर के चौहानों का संस्थापक अजयराज चौहान है, जो 1113 ईस्वी के अंदर सांबर से एक शाखा लेकर अजमेर आता है। अजयराज चौहान ने अजमेरू शहर की स्थापना की, जिसे हम वर्तमान में अजमेर के नाम से जानते हैं। अजयराज चौहान ने अजमेरू दुर्ग भी बनवाया था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने अजयराज के काल को चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहा है। अजयराज चौहान ने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे, जिन पर श्री अजय देव और अजय प्रिय धर्म लिखवाया था। अजयराज चौहान की पत्नी थी सोमलवती। सोमलवती ने भी अपने नाम के सिक्के चलाए तथा सोमलपुर कस्बा बसाया, जो हमारे अजमेर के निकट है। अजयराज चौहान ने उज्जैन के शासक नरवर्मन को भी पराजित किया था तथा उसके सेनापति सुलन को घोड़े की पीठ पर बांधकर अजमेर ले आता है। साथ ही हमने अजमेर के उपनाम भी देखे थे कि राजस्थान का हृदय, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राजस्थान में अंडों की टोकरी, राजपुताने की कुंजी, राजस्थान का नाका, भारत का मक्का, अरावली का अरमान। फिर साथियों, 1133 ईस्वी के अंदर अजयराज चौहान अपना संपूर्ण साम्राज्य अपने पुत्र अर्णोराज को सौंपकर पुष्कर चले जाते हैं। 1133 ईस्वी के अंदर अजयराज चौहान की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि वो खुद ही अपना संपूर्ण साम्राज्य अपने पुत्र अर्णोराज को सौंपकर पुष्कर चले गए थे। फिर साथियों, हमारा जो अगला शासक आता है वो अर्णोराज। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे अर्णोराज के बारे में। तो साथियों, जो अर्णोराज है उसका जो शासन काल है वो 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक है। अर्णोराज, इनका जो शासन काल है वो 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक। और जो अर्णोराज है उसका हमें एक उपनाम मिलता है, अन्ना जी। तो साथियों, बात करें अर्णोराज की, तो अर्णोराज का जो शासन काल है वो 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक है। और अर्णोराज का हमें एक उपनाम मिलता है, अन्ना जी। और साथियों, इसके अलावा अर्णोराज की बात करें तो अर्णोराज की 3 पॉइंट है। आपको मैं 3 पॉइंट लिखवाऊंगा, उनमें अर्णोराज कंप्लीट हो जाएगा। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है आना सागर जेल का निर्माण करवाया। आना सागर जेल का निर्माण। तो साथियों, ये जो अर्णोराज है इसने आना सागर जेल का निर्माण क्यों करवाया, इसका उद्देश्य क्या था? तो अर्णोराज जब शासक बना था तब यहां अजमेर में तुर्कों के आक्रमण हो रहे थे। किसके आक्रमण हो रहे थे? तुर्कों के आक्रमण। और ये तुर्क क्या करते थे कि आते लूटपाट मचा के वापस भाग जाते थे, वापस आते वापस लूटपाट मचा के वापस भाग जाते थे। तो ये अर्णोराज था, ये इन तुर्कों से परेशान था। तो अर्णोराज क्या सोचता है कि पिछली क्लास में मैंने चर्चा की थी, अगर आपको याद हो, तो यहाँ पे एक पहाड़ी है, बीटली की पहाड़ी, जिस पर अजमेर दुर्ग है। बीटली की पहाड़ी। और इसी के सामने एक और पहाड़ है, नाग पहाड़। तो अजयराज चौहान है, उसने सोचा कि अब की बार जब भी तुर्क आक्रमण करने के लिए आएंगे तो इन तुर्कों को इन दोनों पहाड़ियों के बीच में लेकर समझाया जाएगा। तो जब अगली बार तुर्क आक्रमण करने के लिए आते हैं तो अर्णोराज के सैनिक है वो इन तुर्कों को इन दोनों पहाड़ियों के बीच ले लेते हैं और इन मार काट मचाना शुरू कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अर्णोराज के सैनिकों ने तुर्कों की बोटियां बोटियां कर दी थी। ये जो धरती है पूरी खून से सन गई थी, यहाँ पे तुर्कों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। तो साथियों, जब अर्णोराज है तुर्कों को पराजित करके बड़ा ही खुश होता है और अपने सैनिकों के साथ पुष्कर की ओर निकल जाता है। जब पुष्कर से वापस लौट कर आता है तो देखता है कि ये जो धरती थी, ये जो भूमि है, ये बदबू मारने लग जाती है। तो अर्णोराज सोचता है कि ऐसे तो यहाँ पे रहना दुश्वार हो जाएगा, ऐसे तो यहाँ पे रहा ही नहीं जाएगा, क्यों ना इस भूमि को धुलवाया जाए, साफ करवाया जाए। तो अर्णोराज क्या करता है, ये नाग पहाड़ है, यहां से एक नदी निकला करती थी, बाड़ी नदी या चंद्रा नदी। कौन सी नदी निकली थी? बाड़ी नदी या चंद्रा।
तो साथियों इसी नदी का पानी रुकवाकर इन दोनों पहाड़ियों के बीच में डलवा दिया जाता है। और यही हो जाता है आना सागर झील। तो साथियों जो अर्णोराज है उसने बाड़ी नदी या चंद्रा नदी का पानी रुकवाकर इन दोनों पहाड़ियों के बीच डलवा दिया था। और ये जो पानी है वो काफी टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रुका रहता है, तो ये झील का रूप ले लेता है और यही हो जाती है आना सागर झील। तो साथियों जो आना सागर झील है उसके निर्माण की बात करें तो आना सागर झील का निर्माण 1137 ईस्वी में अर्णोराज द्वारा करवाया गया। और इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या था, तुर्कों के रक्त से रंजित तुर्कों के रक्त से रंजित भूमि को शुद्ध करने के लिए तो साथियों ये जो आना सागर झील है इसका निर्माण 1137 ईस्वी में अर्णोराज द्वारा करवाया गया। और जो इस झील का निर्माण करवाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि तुर्कों के रक्त से रंजित भूमि को शुद्ध करने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया गया। और साथियों ये जो आना सागर झील है इसके किनारे सुभाष उद्यान, एक उद्यान है जिसे हम सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं वर्तमान में। इस सुभाष उद्यान का जो निर्माण है वो मुगल शासक जहांगीर द्वारा करवाया गया है। जिसका प्राचीन नाम था दौलत बाग। तो साथियों ये जो आना सागर झील है इसके किनारे जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया था, दौलत बाग बनवाया जिसे हम वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। और जो जहांगीर के बाद अगला मुगल शासक आता है वह शाहजहां। शाहजहां क्या करता है, इसी आना सागर झील के किनारे 5-12 दरी का निर्माण करवाता है। छतरी नुमा बैठने की होती है। ये 5-12 दरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, शाहजहां द्वारा। शाहजहां द्वारा। तो साथियों जो जहांगीर है मुगल बादशाह, मुगल शासक था, उसने इसी आना सागर झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण करवाया था जिसे हम वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। फिर अगला जो मुगल शासक आता है वह शाहजहां। शाहजहां क्या करता है, यहाँ 5-12 दरी का निर्माण करवाता है, छतरी नुमा बैठने का होता है। और ये जो शाहजहां ने करवाया था। और साथियों जो जहांगीर है उसकी प्रेमिका थी नूरजहां। नूरजहां और नूरजहां की मां थी अस्मत बेगम। और ये अस्मत बेगम ही क्या करती है, सबसे पहले इस दौलत बाग से, सुभाष उद्यान से फूल तोड़कर इत्र का आविष्कार करती है। तो साथियों जो जहांगीर है उसकी प्रेमिका थी नूरजहां, नूरजहां की मां थी अस्मत बेगम। वो सबसे पहले इस दौलत बाग से फूल तोड़कर इत्र का आविष्कार करती है, सेंट का। तो साथियों जो हमारे अर्णोराज है उसका पहला पॉइंट क्लियर होता है कि उसने आना सागर झील का निर्माण करवाया। और जो आना सागर झील है उसका निर्माण 1137 ईस्वी के अंदर, और जो उसका उद्देश्य है आना सागर झील का निर्माण करवाने का वो ये था कि तुर्कों के रक्त से रंजित भूमि को शुद्ध करने के लिए
तो साथियों यहां तक क्लियर करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। तो साथियों अब अर्णोराज के सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसकी जो दूसरी बात है वो ये है कि वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वराह मंदिर का निर्माण करवाया। और ये जो वराह मंदिर है इसका निर्माण पुष्कर के अंदर करवाया। पुष्कर के अंदर जो ये वराह मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। तो साथियों जो अर्णोराज का सेकंड पॉइंट है वो है वराह मंदिर का निर्माण करवाया पुष्कर के अंदर, और जो वराह मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। अब बात करें इसके तीसरे पॉइंट की, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है चालुक्यों से संघर्ष। चालुक्यों से संघर्ष। और साथियों अर्णोराज ने चालुक्यों से दो संघर्ष किए थे। पहला 1134 ईस्वी में और जो दूसरा था वो 1145 ईस्वी में। तो साथियों जो अर्णोराज है उसकी तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, उसने चालुक्यों से संघर्ष किए थे। चालुक्यों से दो संघर्ष किए थे, एक तो 1134 ईस्वी में और दूसरा 1145 ईस्वी में। तो 1134 ईस्वी में जो संघर्ष हुआ था वो अर्णोराज वर्सेस सिद्धराज जयसिंह। सिद्धराज जयसिंह, और इसमें जो विजय है वो अर्णोराज विजय हुआ। और विजय होने के बाद सिद्धराज की पुत्री थी कांचन देवी। कांचन देवी डॉटर ऑफ सिद्धराज। और अर्णोराज इस कांचन देवी से विवाह कर लेता है। कांचन देवी वेड्स अर्णोराज। तो साथियों जो अर्णोराज है वो 1134 ईस्वी के अंदर अर्णोराज और सिद्धराज के बीच जो संघर्ष हुआ था उसमें अर्णोराज की विजय होती है, सिद्धराज जयसिंह पराजित हो जाता है। उसके बाद जो कांचन देवी थी सिद्धराज जयसिंह की पुत्री थी, उसके साथ अर्णोराज विवाह कर लेता है। और जो दूसरा है वो हुआ था अर्णोराज वर्सेस कुमारपाल चालुक्य। अर्णोराज वर्सेस कुमारपाल चालुक्य। और इसमें अर्णोराज की पराजय हो जाती है और जो कुमारपाल चालुक्य वो विजय होता है। तो साथियों अर्णोराज ने चालुक्यों से दो संघर्ष किए थे 1134 ईस्वी में और 1145 ईस्वी में। जो पहला 1134 में किया था वो अर्णोराज वर्सेस सिद्धराज जयसिंह होता है और अर्णोराज की उसमें विजय होती है।
अर्णोराज की विजय होने के बाद अर्णोराज सिद्धराज जयसिंह की पुत्री थी कांचन देवी, उससे विवाह कर लेता है। और दूसरा हुआ था 1145 ईस्वी में अर्णोराज वर्सेज कुमारपाल चालुक्य। ये जो कुमारपाल चालुक्य है वो इसी सिद्धराज जयसिंह का ही पुत्र था। और दूसरा युद्ध हुआ था, उसके अंदर कुमारपाल चालुक्य की विजय होती है। और साथ ही हम अर्णोराज की और छोटी छोटी बातों में छोटी छोटी बात करें तो देखो, अर्णोराज है वो शैव धर्म का अनुयायी था। अर्णोराज शैव धर्म का अनुयायी और अर्णोराज ने खत्तरगज के अनुयायियों को अजमेर में भूमिदान दिया। और बात करें साथियों उसके दरबारी विद्वान की, तो इसके दरबारी विद्वान थे, एक तो था जय घोष सूरी, और दूसरा था धर्म घोष। तो साथियों यहां हमारे अर्णोराज कंप्लीट हो जाता है। और अर्णोराज की बात करें तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि अर्णोराज के 3 पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखने हैं, उनमें अर्णोराज कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला जो पॉइंट था वो था कि आना सागर जेल का निर्माण करवाया 1137 ईस्वी में। और जो आना सागर जेल का निर्माण करवाने का जो उद्देश्य था वो था कि तुर्कों के रक्त से रंजित भूमि को शुद्ध करने के लिए। दूसरा साथ ही इसने वराह मंदिर का निर्माण करवाया पुष्कर के अंदर जो भगवान विष्णु को समर्पित है। और तीसरा चालुक्यों से संघर्ष, इसने चालुक्यों से 2 संघर्ष किए थे 1134 ईस्वी में और दूसरा 1145 ईस्वी में। पहला हुआ था वो अर्णोराज वर्सेस सिद्धराज जयसिंह हुआ था, उसमें अर्णोराज की विजय होती है, सिद्धराज जयसिंह पराजित हो जाता है। उसके बाद वो सिद्धराज जयसिंह की पुत्री कांचन देवी से विवाह कर लेता है। और दूसरा है वो कुमारपाल चालुक्य जो सिद्धराज जयसिंह का पुत्र था उसके साथ हुआ, उसमें सिद्धराज जयसिंह का जो पुत्र है कुमारपाल चालुक्य उसकी विजय होती है और अर्णोराज पराजित हो जाता है। और अगर हम अर्णोराज की छोटी छोटी बातें और करें तो अर्णोराज वो शैव धर्म का अनुयायी था, उसने खत्तरगज के अनुयायियों को अजमेर में भूमिदान दिया। और अगर इसके दरबारी विद्वान की बात करें तो इसके 2 दरबारी विद्वान थे, जय घोष सूरी और धर्म घोष। और साथियों जब उसके बाद 1155 ईस्वी में अर्णोराज की हत्या कर दी जाती है इसी के बेटे जगदेव द्वारा। तो साथियों जो अर्णोराज है उसके इंपॉर्टेंट 3 ही पॉइंट है। उसके बाद 1155 ईस्वी के अंदर अर्णोराज की हत्या कर दी जाती है उसी के बेटे जगदेव द्वारा। तो अब हम बात करेंगे अर्णोराज के बाद अगला शासक कौन आएगा, कौन बनेगा। तो साथियों यहां तक क्लियर करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। तो साथियों अब बात करेंगे अगले शासक की। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा अगला शासक कौन होगा। तो साथियों अर्णोराज के 2 रानियां थी, पहली थी जुया राजकुमारी सुधवा, जुया राजकुमारी सुधवा।
और दूसरा मैंने आपको बताया था कंचन देवी, सिद्धराज जयसिंह की पुत्री। तो जो जुया राजकुमारी सुधवा थी उसके दो पुत्र थे। पहला था जगदेव और दूसरा था विग्रह राज फोर्थ। और जो कांचन देवी है उसका एक पुत्र था सोमेश्वर। तो साथियों जो अर्णोराज है उसके दो रानियां थी, जुया राजकुमारी सुधवा और दूसरी मैंने आपको बताया था कांचन देवी। तो कांचन देवी से जो पुत्र हुआ था वो था सोमेश्वर और जुया राजकुमारी से दो पुत्र हुए थे अर्णोराज के, एक तो जगदेव था, दूसरा विग्रह राज फोर था। तो जगदेव की तो मैंने आपको बात बताई थी कि इसने अपने पिता अर्णोराज की हत्या की। अपने पिता अर्णोराज की हत्या। और चौहानों का पितर अंता कहलाया। और जगदेव का एक पुत्र था पृथ्वीराज चौहान सेकंड। और जो विग्रहराज फोर्थ है उसके दो पुत्र थे, अपरगांगे और नागार्जुन। और सोमेश्वर के भी दो पुत्र थे, पहला था पृथ्वीराज थर्ड जो चौहानों का प्रतापी शासक था और दूसरा था अरिराज। तो साथियों मैं अर्णोराज की बात करें तो अर्णोराज के दो रानियां थी, जुया राजकुमारी और कांचन देवी। जुया राजकुमारी सुधवा है, उससे दो पुत्र होते हैं, जगदेव और विग्रहराज फोर्थ। फिर जगदेव का पुत्र था पृथ्वीराज सेकंड और विग्रहराज के दो पुत्र थे अपरगांगे और नागार्जुन। कंचन देवी से जो पुत्र हुआ था सोमेश्वर, उसके भी दो पुत्र थे सोमेश्वर के, पहला पृथ्वीराज थर्ड था और सेकंड हरिराज था। तो अब बात करें कि अर्णोराज के बाद शासक कौन बना था। तो अर्णोराज के बाद जो शासक बना, क्योंकि साथियों ये देखो जगदेव की तो मैंने आपको बात बता दी कि इसने अपने पिता अर्णोराज की हत्या की और चौहानों का पितर अंता कहलाया। तो अब कोई भी राजकुमार अपने पिता की हत्या क्यों करेगा, ताकि उसको अपने पिता के बाद राजगद्दी मिले, सिंहासन मिले। तो जो अर्णोराज है उसके बाद जो शासक बना था वो हमारे जगदेव ही बना था। तो जगदेव का जो शासन काल है वो 1155 ईस्वी से 1158 ईस्वी तक रहा, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या की थी और हत्यारे को वैसे ही ज्यादा टाइम तक कुछ नहीं दिया जाता, तो इसको जो शासन काल है वो भी ज्यादा टाइम नहीं रहा था। इसका जो शासन काल है वो 1155 ईस्वी से 1158 ईस्वी तक ही रहा था। फिर शासक बनता हमारे विग्रहराज फोर्थ, और जो विग्रहराज फोर्थ का जो शासन काल है वो 1158 से 1163 ईस्वी तक। और जब विग्रहराज के बाद हमारा जो शासक है अगला जो सोमेश्वर की बात करें तो सोमेश्वर बनता है 1168 से 1177 तक। तो साथियों सबसे पहले अर्णोराज के बाद शासक बनता है जगदेव जो 1155 ईस्वी से 1158 ईस्वी तक रहता है। बाद में बनता है विग्रहराज फोर्थ जो 1158 से 1163 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद बनता है सोमेश्वर जो 1168 ईस्वी से 1177 ईस्वी तक रहता है। अब देखो साथियों यहाँ विग्रहराज फोर्थ और सोमेश्वर के बीच में यहाँ 1163 से 1168 के बीच में गैप आ रहा है। तो इस गैप में जो विग्रहराज फोर्थ है उसके दो पुत्र थे अपरगांगे और नागार्जुन, ये बारी बारी करके शासन राजा बनते हैं, शासन संभालते हैं। तो साथियों अब बात करेंगे हम
जगदेव की तो बात हमने कर ली है कि ये इसने अपने पिता अर्णोराज की हत्या की थी और चौहानों का पितृ अंता कहलाया था। तो साथियों हम अगले शासक की बात करेंगे विग्रहराज फोर्थ की। तो साथियों यहां तक क्लियर करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। तो साथियों अब बात करें विग्रहराज फोर्थ की। तो इसका जो शासन काल है वो 1158 ईस्वी से 1163 ईस्वी तक था। अब साथियों सबसे पहले इसकी बात करें तो विग्रहराज फोर्थ के काल को विग्रहराज फोर्थ के काल को चौहान साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। दूसरा हमें इसका उपनाम मिलता है बिसलदेव। और दूसरा उपनाम मिलता है कवि बांधव या कटी बांधव। तो साथियों हमारा जो जगदेव के बाद शासक आता है वो विग्रहराज फोर्थ आता है, जिसका शासन काल है वो 1158 ईस्वी से 1163 ईस्वी तक था। और जो विग्रहराज फोर्थ के काल को चौहान साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन टाइम। और अगर चौहान साम्राज्य का निर्माण काल पूछ लिया जाए तो अजयराज चौहान के काल को कहा जाता है। मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास के अंदर हमने चर्चा की थी। और जो हमारे विग्रहराज फोर्थ है उसके दो उपनाम भी मिलते हैं। पहला मिलता है बिसलदेव और दूसरा मिलता है कवि बांधव या कटी बांधव। यह कविता प्रेमी था, कविताएं लिखा करता था। जो हमारे विग्रहराज फोर्थ है उसका जो पहला उपनाम है वो बिसलदेव है और दूसरा कवि बांधव या कटी बांधव भी कहा जाता है, क्योंकि यह कविता वगैरह लिखा करता था। इसकी बहुत बहुत सी कविताएं है कि क्यों मेरा दिल जलाती है तू, क्यों मौसम की तरह बदल जाती है तू, ये सुनकर मेरी रूह कांप जाती है कि बर्तन मांजने के साबुन से नहाती है तू। ऐसे अच्छी अच्छी कविताएं लिखा करता था ये। और साथियों हम आगे बात करें विग्रहराज फोर्थ की तो अगली बात आती है इसकी कि दिल्ली के शासक तोमर को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो साथियों हमने इतने चौहान राजवंश के शासन, चौहान राजवंश के जो हमारे राजा महाराजा थे या फिर जो जिनका शासन आया था वो एक एक शासक पढ़े हैं, लेकिन हमने किसी में भी ये नहीं पढ़ा कि किसी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। लेकिन जो विग्रहराज फोर्थ है वो दिल्ली के शासक तोमर को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। तो साथियों नोट पॉइंट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो। पहला कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला चौहानों का प्रथम शासक दिल्ली पर अधिकार करने वाला चौहानों का प्रथम शासक
और साथियों इसका दूसरा पॉइंट है कि इसने अपने साम्राज्य में पशु हत्या पर रोक लगाई। अपने साम्राज्य में पशु हत्या पर रोक लगाई। और साथियों ये जो जानकारी है इसकी, ये हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार तो साथियों जो विग्रहराज फोर्थ है, इसने ये जो दिल्ली पर अधिकार करने वाला चौहानों का प्रथम शासक था, इसने अपने साम्राज्य में पशु हत्या पर रोक लगाई। और ये जो जानकारी है वो हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिजोलिया शिलालेख से हमें चौहानों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो साथियों जो हमारे विग्रहराज फोर्थ की बात करें तो विग्रहराज फोर्थ का जो शासन काल है वो 1158 ईस्वी से 1163 ईस्वी तक था। विग्रहराज फोर्थ के काल को चौहान साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके उपनाम मिलते हैं बिसल देव, कटी बांधव या कवि बांधव। फिर साथियों इसने दिल्ली के शासक तोमर को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और अपना जो इसका जो साम्राज्य था उसमें पशु हत्या पर भी रोक लगाई थी। तो साथियों यहां तक क्लियर करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। अब साथियों बात करें विग्रहराज फोर्थ या बिसल देव की, जो इसका उपनाम था। बिसल देव की तो साथियों इसकी एक रचना है, और रचना का नाम है एरिकेली। और जो बिसल देव की रचना है एरिकेली, इसकी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है। इसकी भाषा है संस्कृत, जो एक नाटक है। और इस नाटक के अंदर है वो किरात के वेश में भगवान शिव अर्जुन का संवाद। अर्जुन का संवाद। तो साथियों जो बिसल देव है, विग्रहराज फोर्थ है, उसकी एक रचना है एरिकेली रचना। और उस रचना की जो भाषा वो संस्कृत भाषा है। और उसके अंदर किरात के वेश में भगवान शिव और अर्जुन का संवाद है कि जो अर्जुन है वो बड़ा ही धनुर्धर था, तो भगवान शिव है वो शिकारी के वेश के अंदर हैं और दोनों अपना निशाना लगाते हैं, तीर मारते हैं और एक ही निशाने पर दोनों का तीर जाके लगता है। तो अर्जुन और जो शिव है भगवान है उनके बीच में जो संवाद है, क्योंकि अर्जुन पूछता है कि मेरे जैसा धनुर्धर कोई नहीं है, मेरे जैसा निशाना कोई नहीं लगा सकता, आपने अगर निशाना लगाया है तो आप मुझे बताइए कि आप कौन है। और जो भगवान शिव थे वो किरात के वेश में, शिकारी के वेश में। तो जो इन दोनों का संवाद है उसी के ऊपर ये जो एरिकेली रचना है ये विग्रहराज ने बनाई है। फिर साथियों बात करें इस रचना की तो ये कितारजूनियम को आधार मानकर रची गई है। और जो कितारजूनियम है ये 12वीं की रचना है।
फिर साथियों बात करें एरिकेली नाटक की, अभी भी उसी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो राजा राम मोहन राय है, राजा राम मोहन राय की समाधि पर, जो इंग्लैंड के अंदर है, इस नाटक की पंक्तियां लिखी है। और साथियों इस नाटक की पंक्तियां संस्कृत पाठशाला पर भी लिखवाई गई। संस्कृत पाठशाला पर भी उसकी पंक्तियां लिखवाई गई। तो साथियों विग्रहराज फोर्थ बिसलदेव की बात करें तो उनकी एक रचना है एरिकेली, जिसकी भाषा संस्कृत है और किरात के वेश में भगवान शिव और अर्जुन के बीच का संवाद है। और ये जो रचना है इनकी, जो ये नाटक है, वो कितार्जुनियम को आधार मानकर रची गई है। और कितार्जुनियम है वो 12वीं की रचना है। और जो राजा राम मोहन राय की समाधि है इंग्लैंड के अंदर, उस समाधि पर भी इस नाटक की, एरिकेली नाटक की पंक्तियां लिखी हुई है। और जो विग्रहराज फोर्थ है उसने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था अजमेर के अंदर, तो उसी संस्कृत पाठशाला पर भी इसकी पंक्तियां लिखवाई गई थी। तो साथियों यहां तक क्लियर करते हैं, फिर देखते हैं हम आगे। तो साथियों अब हम बात करें विग्रहराज फोर्थ या बिसलदेव के स्थापत्य विकास की। स्थापत्य विकास की तो सबसे पहले आता है बिसलपुर तालाब का निर्माण। और दूसरा है हमारे बिसलपुर कस्बा बसाया। तो साथियों विग्रहराज फोर्थ या बिसलदेव के स्थापत्य विकास की बात करें तो इसने बिसलपुर तालाब का निर्माण करवाया, जिसे हम वर्तमान में बिसलपुर बांध के नाम से जानते हैं। और बिसलपुर कस्बा भी बसाया था। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो इनका जो तीसरा पॉइंट है वो है अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। तो साथियों जो विग्रहराज फोर्थ है या फिर बिसलदेव है, उसने अजमेर के अंदर संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है। बाद में जब गौरी का अधिकार हो जाता है अजमेर पर, तो गौरी अपने एक व्यक्ति को छोड़ जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर मस्जिद का रूप दे देता है, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है। और यहाँ पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स भी लगता है। तो साथियों बात करें संस्कृत पाठशाला की, तो हमारे जो बिसलदेव है या विग्रहराज फोर्थ है, उसने एक पाठशाला बनवाई, संस्कृत पाठशाला।
संस्कृत पाठशाला। तो साथियों जो विग्रहराज फोर्थ है या बिसलदेव है उसने अजमेर के अंदर संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। और मैंने बताया था जो हरिकेली नाटक है उसकी पंक्तियां भी इस संस्कृत पाठशाला पर लिखी है। तो ये जो इसकी पंक्तियां हैं वो इसकी दीवारों पर लिखी है। तो साथियों ये संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवा दिया। और जो इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण है वो 1163 ईस्वी में करवाया गया। इसका निर्माण कब करवाया गया संस्कृत पाठशाला का? 1163 ईस्वी में। उसके बाद साथियों जब पृथ्वीराज थर्ड है हमारे पृथ्वीराज चौहान, जो चौहानों के सबसे प्रतापी शासक है, वो उत्तरायण का द्वितीय युद्ध हार जाते हैं, तब अजमेर पर गौरी का अधिकार हो जाता है। और गौरी यहाँ पर अजमेर के अंदर अपना एक व्यक्ति छोड़ के जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वही संस्कृत पाठशाला को तुड़वा कर और ये जो 2.5 दिन के झोंपड़े का मस्जिद का रूप दे देता है। तो साथियों 2.5 दिन के अंदर क्या मस्जिद बन सकती है? क्या मस्जिद नहीं बन सकती। ये जो संस्कृत पाठशाला है इसी को तुड़वा कर उसने उसे मस्जिद का रूप दिया था। तो उसने क्या किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने? यहां पर 2 पिलर खड़े कर दिए दोनों तरफ इसके। तो साथियों दोनों तरफ 2 पिलर खड़े करके इसे मस्जिद का रूप दे दिया था संस्कृत पाठशाला को तुड़वा कर। और ये वो जो है इसे बनवाया नहीं गया था क्योंकि 2.5 दिन के अंदर, इसका नाम है जो वर्तमान में 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। तो 2.5 दिन के अंदर क्या कोई मस्जिद बन सकती है? क्या नहीं बन सकती। तो इसके बाद निर्माण काल की बात करें तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने इसे 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया संस्कृत पाठशाला को। ढाई दिन का झोपड़ा। और निर्माण करवाया था इसको 1194 ईस्वी में। किसके द्वारा करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो इसके वास्तुकार थे जिन्होंने इसका नक्शा बनाया था वो था अबू बकर। अबू बकर। तो साथियों जब गौरी का अधिकार हो जाता है अजमेर पर तो वो अपना एक व्यक्ति छोड़ जाता है यहाँ पर, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या करता है, इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर मस्जिद का रूप दे देता है। और इसका जो नाम है वो 2.5 दिन का झोंपड़ा रख देता है। और जो इसका 2.5 दिन का झोंपड़ा है इसका जो निर्माण है वो 1194 ईस्वी में हुआ था। और जो संस्कृत पाठशाला है उसका निर्माण 1163 ईस्वी में हुआ था। और जो इसका निर्माण करवाया था 2.5 दिन के झोपड़े का वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। और जो इसके वास्तुकार थे जिन्होंने इसका नक्शा बनाया था वो थे अबू बकर। और साथियों यहाँ पे पंजाब शाह का, कई इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ पर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसी कारण इसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पंजाब शाह का उर्स कहाँ लगता है तो वो 2.5 दिन के झोंपड़े में लगता है। और पंजाब शाह का 2.5 दिन का जो 2.5 दिन का झोपड़ा वहाँ 2.5 दिन का उर्स लगता है। तो इसीलिए कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि यहाँ पर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो मस्जिद है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को मस्जिद का रूप दिया था यह 2.5 दिन में बन गई थी क्योंकि इसने 2 पिलर खड़े किए और ये मस्जिद बन गई। और जो इसका वास्तुकार था वो था अबू बकर। तो साथियों देखो साथ साथ में थोड़ा नोट्स बनाया करो। आपको देखो आप देख रहे होंगे कि आपको मैं सारा ही निचोड़ लिखवा रहा हूँ, कोई भी आपका मैटर छूट रहा नहीं है, सारे मैटर लिखवा रहा हूँ। और है
अगर आप नोट्स बनाओगे उसके बाद जब क्लास होने के बाद नोट्स को देखोगे तब मजा आएगा। अगर आप अभी नोट्स नहीं बनाओगे, क्लास तो धीरे धीरे होती रहेगी, रोज एक एक हो रही है, लेकिन बाद में आप नोट्स नहीं बनाओगे, बाद में देखोगे कि इतने सारा कौन लिखेगा और क्लास ये 2-3 बार ले लेंगे उसमें हो जाएगा। तो साथियों क्लास 2-3 बार लेने से कुछ नहीं होने वाला। आप नोट्स बनाओगे, लिखोगे, तब उनको बाद में पढ़ोगे क्लास होने के बाद, तभी मजा आएगा। कि हो गई पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए, और हंगामा खड़ा करना कोई मेरा मकसद नहीं, इस समस्या का अब कोई हल निकलना चाहिए। और जो साथियों हमारी समस्या है वो है बेरोजगारी, तो हमें इसका हल इस बार निकाल के छोड़ना है। तो साथियों यहां तक क्लियर करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। तो साथियों अब बात करें हम विग्रहराज फोर्थ या बिसलदेव के दरबारी विद्वान की। दरबारी विद्वान की ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो पहला था इनका सोमदेव, और जो दूसरा दरबारी विद्वान है वो था नरपति नाले। और साथियों जो सोमदेव है उसकी रचना है ललित विग्रहराज। और जो ललित विग्रहराज है उसके अंदर सोमदेव ने विग्रहराज और देसल देवी के प्रेम संबंधों का उल्लेख किया है। देसल देवी के प्रेम संबंधों का उल्लेख। तो जो नरपति नाले हैं उनकी रचना है बिसलदेव रासो। और इसके अंदर बिसलदेव और जो विग्रहराज फोर्थ है बिसलदेव है राजमती के प्रेम संबंधों का उल्लेख। तो साथियों हमारे जो विग्रहराज फोर्थ है या बिसलदेव है उसके दो दरबारी विद्वान थे, सोमदेव और नरपति नाले। तो साथियों ये जो सोमदेव और नरपति नाले हैं इनका एग्जाम में भी कई बार इन दरबारी विद्वानों का क्वेश्चन आया हुआ है, या तो दरबारी विद्वान पूछ लेते हैं या फिर जो इनकी रचनाएं हैं उनको सुमेलित करने में पूछ लेते हैं। अब अगर बात करें बिसलदेव की तो वो तो हमें सीधा सा कर देंगे अगर ऑब्जेक्टिव में हो तो, लेकिन जो इनके क्वेश्चन है वो सुमेलित करने के अंदर आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोमदेव की रचना बिसलदेव थी या नरपति नाले की थी। वैसे ही साथियों तो ध्यान में रखना, जो सोमदेव है उसकी रचना थी ललित विग्रहराज और नरपति नाले की थी बिसलदेव। और जो ललित विग्रहराज है उसमें विग्रहराज एंड देसल देवी के प्रेम संबंधों का उल्लेख है, और जो बिसलदेव रासो है उसके अंदर बिसलदेव और राजमती के प्रेम संबंधों का उल्लेख है। इतना डीपली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है साथियों, ये तो मैंने आपको लिखवा दिया, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही याद करना है जो सोमदेव है उसकी रचना है ललित विग्रहराज और नरपति नाले की जो रचना है वो बिसलदेव। तो साथियों यहां तक क्लियर करते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं हमारे अगले शासक की। तो साथियों यहां तक हमारे कंप्लीट हो जाता है विग्रहराज फोर्थ या बिसलदेव। उसके बाद करें हम अगले शासक की। तो जो अगला शासक है वो सोमदेव आता है जो 1168 ईस्वी से 1177 ईस्वी तक रहता है। लेकिन जो विग्रहराज का काल था
वो 1158 ईस्वी से 1163 ईस्वी तक ही था। तो जो 1163 ईस्वी है, 1163 से 1168 के बीच, 68 में तो सोमेश्वर आ जाता है, लेकिन जो 1163 से 1168 तक जो शासक रहे थे वो शासक विग्रहराज फोर्थ के दो पुत्र थे, अपर गांगे और नागा अर्जुन। तो साथियों बस छोटा सा नोट लगा के लिख लेना कि 1163 से 1168 तक है वो अपर गांगे और नागा अर्जुन ने बारी बारी शासन किया था। उसके बाद बात करें हम हमारे अगले शासक सोमेश्वर की। सोमेश्वर की, तो सोमेश्वर का जो शासन काल है वो 1168 ईस्वी से 1177 ईस्वी तक है। और साथियों ये जो सोमेश्वर है इसने कर्पूरी देवी से विवाह किया। सोमेश्वर ने कर्पूरी देवी से विवाह किया। और जो सोमेश्वर और ये कर्पूरी देवी है इनके दो पुत्र थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और जो दूसरा है वो था हरिराज। तो साथियों जो सोमेश्वर है उसका जो शासन काल है वो 1168 ईस्वी से 1177 ईस्वी तक रहा था। वैसे तो सोमेश्वर ने कोई विशेष कार्य नहीं किया था, इसकी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन अगर हम सोमेश्वर को पढ़ रहे हैं तो हम सोमेश्वर को इसलिए पढ़ रहे हैं, इसका एक पुत्र था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो चौहानों का सबसे प्रतापित शासक था, और यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पिता था, इसीलिए हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो साथियों इसने एक काम तो किया था कि अपने और अपने पिता की, अर्णोराज की, अपने और अपने पिता की मूर्तियां बनवाकर नवीन मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया। नवीन मूर्तिकला को प्रोत्साहन दिया। तो साथियों जो सोमेश्वर है उसने अपने और अपने पिता की मूर्तियां बनवाकर नवीन मूर्तिकला को प्रोत्साहन दिया। तो साथियों ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये बात इसकी। कि चौहानों के किस शासक ने नवीन मूर्तिकला को प्रोत्साहन दिया था, तो वो था सोमेश्वर। और साथियों जो सोमेश्वर है उसके बाद उसने आबू के युद्ध में 1177 ईस्वी में आबू के युद्ध में आबू के शासक जैतरसिंह की सहायता की तथा गुजरात के शासक
भीमदेव सेकंड के हाथों मारा गया। तो साथियों जो हमारे सोमेश्वर है उसकी हमें कोई खास विशेष जानकारी नहीं मिलती, उसने कोई खास विशेष कार्य नहीं किया था, लेकिन सोमेश्वर ने कर्पूरी देवी से विवाह किया और कर्पूरी देवी से और सोमेश्वर के दो पुत्र हुए थे, पृथ्वीराज चौहान थर्ड और दूसरा हुआ था हरिराज। और साथियों जो सोमेश्वर है उसने अपने और अपने पिता की मूर्तियां बनवाकर नवीन मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया और 1177 ईस्वी में आबू के युद्ध में आबू के शासक जैतर सिंह की सहायता की और गुजरात के शासक भीमदेव सेकंड के हाथों मारा गया। तो साथियों जो सोमेश्वर मारा जाता है 1177 ईस्वी के अंदर, उसके बाद जो हमारा शासक आता है वह पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जो चौहानों का सबसे प्रतापित शासक था। और जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड है उसको 11 वर्ष की आयु में शासन काल संभालना पड़ता है, उसको शासक बना दिया जाता है उसके पिता सोमेश्वर की हत्या होने के बाद। तो साथियों यहाँ तक क्लियर करते हैं और आगे की चर्चा करेंगे हम हमारी अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।